यस गाइस, तो फ्रिक्शन वाली फ्रिक्शन जो टॉपिक है वो हो गया था आई थिंक, जहां तक मुझे पता है ना। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो गया था, लिमिटिंग, काइनेटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, कुछ बात हो गई है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हमने डिस्कस कर लिया था। देन टॉपिक आता है एक पुली मास सिस्टम, एक टॉपिक है मोशन ऑफ पुली मास सिस्टम। तो अच्छा टॉपिक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे अच्छे। मोशन ऑफ पुली मास सिस्टम, मोशन ऑफ पुली मास सिस्टम। तो एक पुली क्या होती है आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पुराने जमाने में वेल से वाटर आउट करने के लिए, है ना, एक रॉप होती है, एक बकेट उसके एंड पर अटैच कर दी जाती है। रॉप को इस पुली से होते हुए यहाँ से पास किया जाता है ना। तो पुली एक्चुअल में करती क्या है, मिनिमाइज कर देती है ना। इसमें बॉल बियरिंग ग्रीसिंग करके फ्रिक्शन को काफी कम कर दिया जाता है। ये इसका एक स्क्रू होता है, एक पॉइंट होता है जहां से ये क्या करती है, रोटेशन करती है ना, रोटेशन करती है। तो ये जो आपको दोनों साइड में दिखा रहा हूँ ये है रॉप, ठीक है, और ये जो है ये है पुली। ओके, दिस इज पुली। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ है और यहाँ पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ है ना। लेट इट्स मास इज m2 एंड इट्स मास इज m1। m1 m2 मास के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ तो एज्यूम करें m1 इज m2 इज ग्रेटर देन m1, ऐसा कुछ मैंने एज्यूम कर लिया। m1 इज ग्रेटर देन m2 भी ले सकते हैं। ओके, मे बी आपके नोट्स में ये नहीं हो, केस कोई सा भी हो सकता है। 3 है, m1 इज ग्रेटर देन m2 हो सकता है, m2 इज ग्रेटर देन m1 हो सकता है, या फिर m1 इक्वल टू m2 हो सकता है। अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ तो ये सिस्टम बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा, है ना। बट दोनों में से कोई एक केस तो लें, है ना। तो हम क्या ले रहे हैं, लेट m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। तो ये जो पुली मास सिस्टम है, इसमें दो बॉडीज को एक रॉप से कनेक्ट किया हुआ है, तो रॉप के अंदर टेंशन जनरेट हो जाता है ना। आपको याद है मैंने एक्शन रिएक्शन के बारे में बताया था। तो अगर किसी बॉडी को किसी रॉप से सस्पेंड किया हुआ है, थ्रेड से, स्ट्रिंग से सस्पेंड किया हुआ है, तो उसके अंदर एक टेंशन फोर्स जनरेट होता है। बॉडी का वेट m g, अब ये m कौन सा है, m2, तो m2 g डाउनवर्ड होगा और टेंशन अपवर्ड होगा। इस बॉडी की बात करें तो इस बॉडी का वेट m1 g डाउनवर्ड और टेंशन फोर्स अपवर्ड होगा। तो ये तो फोर्सेस की कंडीशन हुई, ये तो हुई फोर्सेस की कंडीशन, बिल्कुल क्लियर दिखा हुआ दे रहा है कौन क्या है। अब हम बात कर रहे हैं इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली मास सिस्टम। लेट m2 बॉडी a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मोशन कर रही है। अगर अगर सिस्टम को हमने बनाया रखा और छोड़ दिया तो इस कंडीशन को आप देख रहे हैं, तो m2 नीचे आएगी, m1 ऊपर आएगी। तो मान लिया मैंने लेट a इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2 बॉडी डाउनवर्ड, so a is also acceleration of m1 body but upward। जो एक्सेलरेशन m2 का होगा वही m1 का होगा, बस डायरेक्शन देख लो आप। अगर m2 नीचे आएगी तो m1 ऊपर आएगी। जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से m2 नीचे जाएगी, एग्जैक्टली उसी स्पीड उसी एक्सेलरेशन से m1 ऊपर आएगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, स्पीड का भी एक्सेलरेशन का भी, किसी मोमेंट पर डायरेक्शन अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम। m1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो m1 पर कितने फोर्स हैं, दो, वेट एंड टेंशन। और m1 बॉडी फाइनली मोशन कहां करेगी, m2 ज्यादा है m1 कम है, तो m1 का मास कम है इसलिए m1 ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल सही बात, टेंशन की डायरेक्शन। तो इसका मतलब टेंशन फोर्स एंड m1g वेट, टेंशन फोर्स एंड वेट, इन दोनों में से मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका होना चाहिए, टेंशन का मैग्नीट्यूड m1g से ज्यादा होना चाहिए। टेंशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, m1g वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है।
तो अगर हम टेंशन में से m1g को सब्ट्रैक्ट करें तो ये ब्रैकेट क्या है, वेक्टर सम ऑफ t एंड m1g, है ना, t अपवर्ड है m1g डाउनवर्ड है। तो ये जो नेट फोर्स होगा F नेट, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो ये नेट फोर्स किस पर है, m1 मास के ऑब्जेक्ट पर, नेट फोर्स t माइनस m1g। और बिकॉज t ज्यादा मैग्नीट्यूड का हम सोच पा रहे हैं क्योंकि बॉडी फाइनली ऊपर जाएगी इस कंडीशन को देखते हुए। तो दिस इज द नेट फोर्स। ऑलवेज नेट फोर्स के लिए 9th क्लास से एक फॉर्मूला चलता है, नेट फोर्स इक्वल टू ma। अगर मास m1 है तो नेट फोर्स क्या होगा, m1a, वेयर a इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन और बॉडी के मास को प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, ऑलवेज नेट फोर्स ऑन द बॉडी। यहाँ पर नेट फोर्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, m1a, और यहाँ पर ये एज इट इज, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1। m1 मास की जो बॉडी है उसके लिए ये होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सिमिलरली व्हाट अबाउट द सेकंड बॉडी ऑफ मास m2। m2 बॉडी के लिए हम देखें तो टेंशन अपवर्ड है, ठीक है, m2g इट्स वेट डाउनवर्ड, बॉडी फाइनली मोशन कहाँ कर रही है, तो हम देखते हैं m2 मास ज्यादा है m1 से, तो बॉडी इस तरह से नीचे जाएगी। इसका मतलब वेट m2g मैग्नीट्यूड में टेंशन से ज्यादा होगा, तभी तो डाउनवर्ड मोशन पॉसिबल है। इन दो फोर्स के अलावा तो और कोई फोर्स ही नहीं है, और m2g की डायरेक्शन में बॉडी नीचे जा रही है। दैट मींस द वेट m2g वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस द फोर्स टेंशन, इन दोनों का वेक्टर सम हमने कर दिया, और ये किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है, तो m2 बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, m2a। जिस तरह से ये इक्वेशन था, बस इसमें t में से m1g को सब्ट्रैक्ट किया, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले में से कम मैग्नीट्यूड वाले को, तो इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ओके, यहाँ पर m2g वेट को में से t को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले में से कम मैग्नीट्यूड वालों को, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले की तरफ, है ना। तो a एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में a एक्सेलरेशन कॉमन है, t टेंशन कॉमन है, ठीक है। हम दोनों का पता लगाएंगे, a एक्सेलरेशन का, t टेंशन का, इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड g, इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड g। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटी है, a पता लगाएंगे, t पता लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले t पता लगा लेते हैं। तो अगर मैं कुछ डिवाइड कर दूं तो बेटर रहेगा, a पता लगाएं, t पता लगाएं, t पता लगाएं। तो on dividing equation 1 by equation 2 we get m1 upon m2 equal to t minus m1g upon m2g minus t। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ऐसा कुछ, ठीक बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो m1 m2g माइनस m1t इक्वल टू m2t माइनस m1 m2g, ठीक बात। 2 m1 m2g इक्वल टू t m1 प्लस m2, क्या हुआ, ये वाली नेगेटिव टर्म इससे ऐड हो गई, देखो ठीक है, और यहाँ पर माइनस m1t उधर जाएगा तो प्लस m1t प्लस m2t, और एक प्लस m1t और आ जाएगा इधर से उधर, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, t m1 प्लस m2। सो t इक्वल टू 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला, टेंशन इन द रॉड, टेंशन इन द स्ट्रिंग, twice of m1 m2g upon m1 plus m2, twice of m1 m2g upon m1 plus m2। तो जो पुली मास सिस्टम है, एक एग्जांपल है पुली मास सिस्टम, और भी बहुत तरीके से हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी में
एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें इस फॉर्मूले को यूज लेकर आप बहुत इजीली कंफर्टेबली सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसमें दो काम हमें करने थे। पुली मास सिस्टम में रॉक में जो टेंशन जनरेट होता है, टेंशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड g, और ये जो एक्सेलरेशन है सिस्टम का, इसका एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना, दो अननोन क्वांटिटी हो तो दो इक्वेशन होने चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन ही काम की है, सारी फिजिक्स तो इस इक्वेशन में ही है। आपने ध्यान से देखा कि बॉडी पर कितने फोर्स हैं, तो हमने देखा दो ही है, फर्स्ट बॉडी पर दो ही फोर्स है, इट्स वेट एंड टेंशन, है ना। अगर मास m2 हमने ज्यादा मान लिया है m1 से, तो ऑब्वियसली m2 बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी और m1 अपवर्ड मोशन करेगी। ये कब पॉसिबल है? जब ये टेंशन इस वेट से ज्यादा हो। तो टेंशन में से मैंने वेट m1g को सब्ट्रैक्ट किया और मुझे क्या मिला? नेट फोर्स ऑन m1। अगर हमने कह दिया है कि a इसका एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स क्या होगा? m1a। नेट फोर्स क्या होगा? m1a। F इक्वल टू ma होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट बॉडी। सिमिलरली सेकंड बॉडी पर भी दो ही फोर्स हैं, इट्स वेट एंड टेंशन, बट सेकंड बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है। इस कंडीशन को देखते हुए सेकंड बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब टेंशन फोर्स वेट, इन दोनों में से मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका होगा? वेट का। और वेट में से मैंने टेंशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो नेट फोर्स मिल गया मुझे m2 बॉडी पर। नेट फोर्स ऑलवेज क्या होता है? F इक्वल टू ma। तो m के प्लेस पर इस बॉडी का मास। ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को डिवाइड किया और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करके टेंशन का रिजल्ट मिल गया। अब इस कैपिटल T की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 2 में रख दो या फिर 1 में, कहीं भी पुट करो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेट मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं T की ये वैल्यू। तो देखिए m1a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1g। यहीं पर एलसीएम लेते हैं। आई थिंक m1 को तो कैंसिल कर देते हैं ना, m1 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 तीनों में आ रहा है, तो a इक्वल टू, अब यहां से एलसीएम आप ले सकते हैं m1 प्लस m2, तो ये 2 m2g माइनस g है यहाँ पर ओनली, m1 तो कैंसिल हो गया, तो माइनस m1g माइनस m2g। सही किया एलसीएम, एक कम कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 2m2g है और ये माइनस m2g है, तो a इक्वल टू क्या होगा? m2g माइनस m1g। इसमें से g कॉमन ले सकते हैं, सो a इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये g। तो m1 m2g की टर्म में एक्सेलरेशन भी आ गया, m1 m2g की टर्म में टेंशन भी आ गया। दिस इज अ टॉपिक called motion of pulley mass system। तो लगे हाथ एक क्वेश्चन बता दिया जाए आपको। एक क्वेश्चन है आपके, आई थिंक है ना, 8th या 10th या 12th कोई क्वेश्चन है। उसमें भाई कोई घर से म्यूटेड नहीं है, म्यूट कर ले। उसमें आपको मासेस गिवन है 8 kg एंड 12 kg। m1 8 kg, m2 12 kg, और आपसे पूछा है कि इस तरह से उनको सस्पेंड कर दिया है ना, किसी पुली मास सिस्टम को बनाया, इसमें m1 8 है, m2 12 kg है। आपसे पूछ रहे हैं सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और रॉक में टेंशन कितना होगा। दैट्स इट। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और रॉक में टेंशन कितना होगा। भाई घर से कोई म्यूटेड नहीं है, बात को नहीं समझ रहे हैं, कौन है? अंकित नहीं, म्यूट। चलिए, है ना, तो चेक भी करना। अच्छा हाँ, g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज ले ले, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई थिंक मुझे याद आ रहा है एक का आंसर तो आता है 90 40, किसकी? टेंशन की। 96 नहीं आ रही क्या? डबल आएगी ना, देखो यार 2 से प्रोडक्ट नहीं किया था क्या शायद? हाँ
मुझे लग रहा है देखो 96 टेंशन 96 है ना, कुछ आपने छोटा कोई सिली मिस्टेक हुआ है। और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 2 आ रहा है क्या, या रेशो में आ रहा है 4/22। एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन आना चाहिए 96, है ना। तो ये तो सब आप कर लेंगे, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, और ध्यान नहीं रहे तो डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, 96। टेंशन की यूनिट न्यूटन, टेंशन इज अ फोर्स, न्यूटन। ठीक बात। देखो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा ये 12, देखो 16th क्वेश्चन है ये, 5.16। इसका आंसर आप देख सकते, यही ना, तो आ रहा है ना, ए की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 96 न्यूटन। यूनिट आप जानते हैं एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन का है यूनिट न्यूटन। तो हो जाएगा काम। देखो पूरा बेसिकली इक्वेशन 1 2 से हमने डेराइव किया। चलिए आगे एक और टॉपिक देखते हैं, बताइए क्या टॉपिक है आगे। एक टॉपिक आता है एंगल ऑफ रिपोज, है क्या, एक छोटा सा टॉपिक एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए इसमें इस डायग्राम से बात को समझें, लाइक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, चलिए एक और डस्टर यहाँ मैं रख देता हूँ, एक और बॉडी, ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ये रखी हुई है। मैं इसको थोड़ा इंक्लाइन करता हूँ, जिस बड़े वाले डस्टर को नीचे रखा हुआ उसको थोड़ा इंक्लाइन करता हूँ। इंक्लाइन करें तो एक, अभी तो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले डस्टर और नीचे वाले डस्टर के सरफेसेस के बीच में क्या है, कुछ फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता तो ये स्लाइड करके नीचे गिर जाता, बट अभी तक नहीं गिरा, अभी तक नहीं गिरा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये स्लाइड करने लग जाए, है ना। तो एक कंडीशन आई जब ये स्लाइड करने लग गया, है ना, तो ओके, इस पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा था जहां तक बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, वो मैक्सिमम एंगल जहां तक बॉडी स्लाइड नहीं कर रही थी, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में थी, और उसके जस्ट बाद स्लाइड कर गई, तो वो मैक्सिमम एंगल जहां तक स्लाइड नहीं करती उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज अब क्या होता है देखिए, लेट ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस का इंक्लिनेशन है थीटा। तो ए बी क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, और बी सी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो एंगल का मेजरमेंट कहां से करते हैं, हॉरिजॉन्टल से, बीसी से। तो ए बी का जो इंक्लिनेशन है थीटा, उसके कॉरस्पॉन्ड एक बॉडी इस सरफेस पर स्टेशनरी कंडीशन में स्लाइड नहीं कर रही है, एंगल की वैल्यू थोड़ी सी भी ज्यादा कर दे तो स्लाइड कर देती। अब ध्यान दें इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स होंगे, तो हमें पता है एक तो इसका वेट डाउनवर्ड, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। ठीक बात, ए बी सरफेस पर रखी हुई है बॉडी, तो ए बी के परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल। ठीक बात। फ्रिक्शन क्या करता है, तो फ्रिक्शन स्लाइड करने से रोकता है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही तो रोक रहा है, सही बात। तो मेनली ये 3 फोर्सेस होते हैं, इसके अलावा चौथा कोई नहीं होगा, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ओके, अगर मैं यहाँ पर बैक साइड में इसको थोड़ा इंक्रीज करूं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के जस्ट बैक साइड, तो आप थोड़ा मुझे बताएं ये एंगल कितना होना चाहिए। एक जगह मैंने दिखा रखा है थीटा, थीटा, और थीटा ही होगा, एग्जैक्टली थीटा ही होगा, जितना ये है उतना ये होगा। इंक्लिनेशन जितना ज्यादा होगा ये इधर उतना ज्यादा आएगा, ये उधर उतना आएगा। थीटा थीटा बराबर होंगे, चेक कर सकते हैं आप कैसे भी, है ना। लाइक एक ट्रायंगल से आप देख लो यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ 90 माइनस थीटा और ये वापस थीटा, कैसे भी चेक कर सकते हो।
तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होगा। mg के कंपोनेंट देखें अब आप, इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आप समझ सकते हैं mg cos थीटा, क्योंकि यहीं से तो थीटा स्टार्ट हो रहा है। ओके, और इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। तो ध्यान दें, इस छोटे वाले डस्टर को, है ना, स्लाइड करके लाने वाला कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, कौन बढ़ता है, mg sin थीटा। एंगल के बढ़ने पर mg sin थीटा ही तो बढ़ेगा, और यही बॉडी को नीचे लेकर आता है। सही बात। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, मैक्सिमम एंगल, है ना, थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्ड बॉडी स्लाइड नहीं करती है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो उस केस में कौन किसको बैलेंस करता है, एफ mg को वहां तक बैलेंस कर पाता है, और नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा से। ये mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, डायग्राम तो आपने देख लिया, वैसे आपके जो नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। बात को समझना क्या था, डायरेक्शन, हाउ मेनी फोर्सेस बेसिकली आर देयर, 3। फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन का, नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है AB के, और वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये तीन ही है। उसमें से हमने mg के दो कंपोनेंट लिए, नॉर्मल रिएक्शन के बैक साइड में mg cos थीटा, और फ्रिक्शन के अपोजिट साइड में mg sin थीटा। हम कह सकते हैं इन इक्विलिब्रियम n इक्वल टू mg cos थीटा। सही बात, n इक्वल टू mg cos थीटा, ऑलवेज बैलेंस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बॉडी ना तो सरफेस के अंदर जा रही है, ये बॉडी ना ही सरफेस के ऊपर जा रही है, तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम है। ओके, इस डायरेक्शन में भी मोशन नहीं हो रहा है, ना बॉडी पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, ना बॉडी स्लाइड कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब एफ किसके इक्वल है, mg sin थीटा के इक्वल है। सही बात। एफ क्या होता है, आपको कल बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था, एफ क्या होता है, म्यू एन। म्यू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, लिमिटिंग भी हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट स्टैटिक या लिमिटिंग होगा यहाँ तो, क्योंकि बॉडी रुकी हुई है। अगर मोशन कर रही है बॉडी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, अगर कोई बॉडी रोलिंग कर रही है तो रोलिंग कॉफिशिएंट भी हो सकता है। म्यू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, और एन नॉर्मल रिएक्शन। बस फ्रिक्शन इन दो पर ही डिपेंड करता है, डिस्कस किया था एक दिन हमने, है ना, इन दो पर ही डिपेंड करता है। रफ सरफेसेस के लिए म्यू ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। अगर किसी बॉडी का खुद का वेट ही ज्यादा हो, वेट ज्यादा होने से नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, तो भी फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। ओके, तो म्यू एन, एफ की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, म्यू एन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को यूज लेकर आप tan थीटा पता लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। जब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा। सही बात, म्यू इक्वल टू tan थीटा। मुझे तो यही लग रहा है, mg कैंसिल, n कैंसिल, म्यू इक्वल टू tan थीटा। That means the angle of repose is what, tan इनवर्स म्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट गिवन हो, जितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ज्यादा होगा, आपका एंगल ऑफ रिपोज आप ज्यादा ले सकते हैं। सही बात, फ्रिक्शन कम हुआ तो थोड़े से एंगल पर ही स्लाइड कर जाएगी बॉडी। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस from a horizontal surface correspond to which a body remains at rest, on the inclined surface। तो inclined surface का horizontal surface से वो maximum angle जिसके correspond body रेस्ट पर रहती है, कब, जब वो inclined surface के ऊपर है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू है। आपको भी पता है, डस्टर से बताया था, उससे ज्यादा एंगल करते ही स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है अभी, बट थीटा ज्यादा होते ही ये ज्यादा हो जाएगा,
फिर फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा। फिर किसको ज्यादा करना पड़ेगा, म्यू को थोड़ा ज्यादा कर दोगे तो ये थोड़ा सा और कैपेबल हो जाएगा, अब आप एंगल थोड़ा सा और ज्यादा ले सकते हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो एक टॉपिक था, इस डायग्राम को देखकर आप उस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। देन 2 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में अच्छे वाले और एग्जाम में आने वाले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल्ड सर्कुलर रोड, सर्कुलर मोशन। तो गाइस आपको बताया था सर्कुलर मोशन के लिए किसकी जरूरत होती है, एक नेसेसिटी होती है किसी फोर्स की। उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, यस सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई व्हीकल, अगर कोई कार सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस है लेट आर, और यहाँ पर मैं उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की एक पोजीशन बता देता हूँ, ये व्हीकल की पोजीशन। व्हीकल का वेलोसिटी वेक्टर सर्कल पर टेंजेंट के अलाउंग होता है, सही बात, किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट के अलाउंग होता है सर्कुलर मोशन में, एक बात ओके। अब हमें पता है व्हीकल के जो 4 व्हील्स है या कोई सा भी व्हीकल है तो व्हीकल के टायर्स और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। यहां पर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल को लीव करने की है, सर्कुलर पाथ तो इधर है, सही बात है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी मोमेंट पर इधर है, ये तो सीधा चला जाना चाहिए। बट टायर्स क्या करते हैं, टायर्स और जो सरफेस है उसका बीच का फ्रिक्शन क्या करता है, इधर ध्यान दे, वेलोसिटी को इधर रखता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लीव करने की है सर्कल को, सर्कुलर पाथ को लीव करने की है, बट फ्रिक्शन फोर्स इसको पाथ पर बनाए रखता है, रोकता है जाने से, रोकता है। कुल मिलाकर सर्कुलर पाथ पर व्हीकल को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अभी हम देखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। और यही फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ हो वही सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो ये तो सिंबल है एफसी, एक्चुअल में फोर्स कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में अगर कोई व्हीकल ग्राउंड पर, लेवल्ड ग्राउंड पर सर्कुलर मोशन करता ही जा रहा है तो क्यों करता जा रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको कुछ एग्जांपल बताए थे ना, सन के अबाउट प्लेनेट का, है ना, मून के अबाउट अर्थ के अबाउट मून का, एटम के न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का मोशन, है ना, और इसी तरह से ग्राउंड पर किसी व्हीकल का सर्कुलर मोशन। कोई ना कोई सेंटर की तरफ फोर्स जरूर होगा, जैसे हमारे प्लेनेट के केस में सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है सेंटर की तरफ, है ना। अगर मून अर्थ के अबाउट ऑर्बिटिंग कर रहा है तो मून पर अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। एटम के न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। यहाँ पर व्हीकल इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ कौन है, फ्रिक्शन, जो इस व्हीकल को इस पाथ पर ही बनाए रखता है। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं हो तो व्हीकल उसी मोमेंट पर सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, उसको पाथ पर रोकेगा कौन, फ्रिक्शन होगा तो रुकेगा, है ना। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है किससे, नेसेसरी, जितना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, फ्रिक्शन फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर से ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है ना। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, वी स्पीड है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये वी, अगर वी की वैल्यू आप इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, फ्रिक्शन तो फिक्स है भाई, ग्राउंड का जो नेचर है वो है, टायर का जो नेचर है वो है, इसका मतलब म्यू फिक्स है ना। ग्राउंड के नेचर और टायर के नेचर पर म्यू डिपेंड करता है। अब कार का जो वेट है वो फिक्स है, अब वेट फिक्स है तो आपको भी पता है नॉर्मल रिएक्शन भी फिक्स होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू तो फिक्स है। कार मोशन करे
या मोशन नहीं करे, फ्रिक्शन फोर्स तो फिक्स है। अब कार की स्पीड वेरिएबल है, स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है ये टर्म बढ़ती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक कंडीशन मान लो ऐसी आ गई, v इक्वल टू वी मैक्स। इस केस में क्या हो गया, f इक्वल हो गया m v मैक्स स्क्वायर अपॉन r। दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड। अगर अब व्हीकल इससे भी ज्यादा स्पीड कर ले, अगर v की वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, v मैक्स से, तो फ्रिक्शन फोर्स अब कैपेबल नहीं है उसको, है ना, सर्कुलर पाथ पर बनाए रखने की। अब अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो व्हीकल सर्कल से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये इनसफिशिएंट रह जाएगा। तो ये जो मैंने अब बात बताई है ये क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सेफ स्पीड। वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एंड नॉर्मल रिएक्शन है। इन दोनों के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ फिक्स हो जाती है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है तो आप मैक्सिमम सेफ स्पीड, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड से व्हीकल को डेराइव नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर ट्रैक पर, तो है ना। इस मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, एफ क्या है, म्यू एन, ठीक है, मास ऑफ द व्हीकल, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल अपॉन आर। एन क्या होता है, एन नॉर्मल रिएक्शन। अगर किसी ग्राउंड पर कोई व्हीकल खड़ा है, कोई बॉडी रखी हुई है, तो उसका वेट तो होता है mg डाउनवर्ड और ऊपर होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये लेवल्ड सर्कुलर रोड के लिए है, तो लेवल्ड सर्कुलर रोड के लिए mg डाउनवर्ड है तो n वर्टिकली अपवर्ड है। तो n एक्चुअल में किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड में वेट के इक्वल है बैलेंसिंग कंडीशन में, और ये m v मैक्स स्क्वायर अपॉन r। m m कैंसिल, v मैक्स स्क्वायर क्या होगा, म्यू r g, सही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो v मैक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट म्यू r g। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे क्लियर पता लग रहा है, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा हुआ तो आप ज्यादा स्पीड से डेराइव कर सकते हो। सर्कुलर पाथ ही बड़ा हो गया, सर्कुलर पाथ अगर आपने बड़ा ले लिया तो आप ज्यादा स्पीड से डेराइव कर सकते हो, जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप भी जानते हैं जब हम व्हीकल्स डेराइव करते हैं तो अगर आप सडन टर्न लेते हो, सडन टर्न में एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, गिरने की प्रोबेबिलिटी। अगर आप बड़ा लूप लेते हो, बड़ा लूप, बड़े लूप में मतलब कर्वेचर थोड़ा ज्यादा ले लिया, बड़ा लूप लिया, तो आपने उस टर्न वाले एंड पर क्या बढ़ा लिया, रेडियस को, रेडियस को बढ़ा लिया, तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड से भी टर्न कर सकते हो विदाउट एनी एक्सीडेंट। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कर्ड पाथ पर, मतलब जहां सर्कुलर आर्क आ गया, कर्ड पाथ पर मैक्सिमम सेफ स्पीड किस पर और कैसे कैसे डिपेंड करती है। हम भी जानते हैं जब रेनी सीजन होता है, फ्लोर पर वाटर है, थोड़ा मडी हो गया है वो, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है तो आपको खुद को पता लग जाता है कि भाई थोड़ा सेफ चलना है, स्पीड कम रखनी है, स्लिप हो सकते हैं। तो जब म्यू कम हो जाता है तब भी आप स्पीड कम कर लेते हैं, है ना। बहुत बार होता है कुछ डस्टी सरफेस है, होता है ना, जैसे बिल्कुल सीमेंटेड फ्लोर है, उसके ऊपर कुछ माइन्यूट आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स रखे हुए, तो वो पार्टिकल्स किसका काम करते हैं, बॉल बियरिंग का, सर्कुलर होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, तब भी आप स्लिप हो सकते हो। अगर बिल्कुल हार्ड सरफेस है और आपके टायर है, दो ही चीजें हैं, तो फ्रिक्शन ठीक होता है, आप थोड़ा कंपैरेटिवली फास्ट मूव कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज अ टॉपिक फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल्ड सर्कुलर रोड। लेवल्ड सर्कुलर रोड, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये तो है सेफ अंदर वाली कंडीशन, इन जनरल तो यही कंडीशन होती है। अगर कोई पर्सन स्पीड को बढ़ाए 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 तो कितना ज्यादा कर सकता है, इस कंडीशन तक, इस कंडीशन तक एफ तो फिक्स होता है, आप वी को बढ़ा बढ़ा के यहां तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 100%, है ना, 100% सर्कल को लीव कर जाएगा ऑब्जेक्ट, कुल मिलाकर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहां तक तो मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला है ये। और सेफ के लिए इस पर यहां पर ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये तो वी मैक्स का ही रहने दें इसको। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे चलाता रहता,
तो यहाँ पर वी मैक्स नहीं लिखना पड़ता है ना। ध्यान दें, अगर यही टर्म ऐसे चलती रहती, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो यहाँ वी मैक्स हटा देते हैं, है ना। तो ये जो टर्म है वेलोसिटी को इसके बराबर ले सकते हैं या ज्यादा ले सकते हैं, इस टर्म के बराबर ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, और वेलोसिटी को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। एक्चुअल में तो यहीं पर कर दिया तो हमने सबसे अच्छा किया कि ये तो है बहुत अंदर वाली कंडीशन, सेफ वाली कंडीशन, और ये है मैक्सिमम सेफ स्पीड वाली कंडीशन, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है, यही तरीका सबसे बेस्ट है। वी मैक्स लिखा हुआ है और ये वी मैक्स, तो कॉन्सेप्ट एक ही है। mv स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइड कौन करता है, फ्रिक्शन फोर्स, दैट्स इट। और v बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ेगी, बट फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल तक बढ़ा सकते हो, उसके बाद लिमिट क्रॉस हो जाती है। चलिए, आप कभी हिल स्टेशन, जैसे यहाँ सबसे पास में तो है एक तो तारागढ़ है और एक पुष्कर जाते हैं ना, अजमेर से पुष्कर, तो वैलीज आती है ना, तो वहां जो टर्न है ना, उन टर्न पर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, या ये क्या और भी आप कहीं गए हो, टर्न्स पर रोड लेवल्ड रोड नहीं होता है, थोड़ा सा बैंक्ड होता है। और बैंक्ड कैसा होता है, जैसे रास्ता है इधर, है ना, यहाँ से आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा डाउन होता है और इधर वाला पोर्शन थोड़ा अप होता है ना। इधर से जब टर्न लेते हैं ना, इधर इधर से इधर टर्न लेते हैं, तो ये वाला एंड तो होता है डाउन और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अप होता है। मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना, तो ये वाला एंड थोड़ा सा डाउन होता है और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अप होता है, इसको बोलते हैं बैंक्ड रोड, बैंक रोड। जैसे एक आपने देखा होगा मिशन ग्राउंड में बहुत बार फेयर लगते हैं, तो उसमें एक होता है मौत का कुआं करके, है ना, इस तरह का होता है वो, है ना, इस तरह का। उसमें यहाँ से व्हीकल को ऊपर चढ़ाया जाता है और यहाँ घूमता रहता है वो। तो ये तो बहुत बहुत एक्सट्रीमली बैंड रोड है, यहाँ पर एंगल बहुत ज्यादा है, देखो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री से बस थोड़ा ही कम है। यहाँ पर भी होता है बट इतना नहीं होता, 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री इतना बैंक कर देते हैं। और उससे होता क्या है, उससे व्हीकल कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड से टर्न कर पाता है। लेवल्ड ग्राउंड पर तो आपको फॉर्मूला बता दिया, √μ/g, बट अगर बैंक्ड रोड है तो वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप देखते हैं कितना फास्ट होता है, इतनी फास्ट स्पीड से क्या ग्राउंड पर मोशन पॉसिबल है क्या, नहीं, गिर जाएगी व्हीकल, सर्कल को लीव कर जाएगी। तो एक टॉपिक है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड, बैंक्ड सर्कुलर रोड। इसको समझने के लिए बस डायग्राम आप देख लें, मुझे बताएं टाइम कितना हो चुका है ना, तो फिर तो आप शायद इसको कंप्लीट ही कर देंगे। बात को समझे, है ना, 3D में है इसलिए। लाइक एक बड़ा सा वुडन सिलेंड्रिकल सॉलिड सिस्टम मेरे पास है, एक पूरा है ये वुडन सिलेंड्रिकल सिस्टम, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है और हाइट बहुत कम है ना। इस वुडन ब्लॉक में से मैंने एक कॉनिकल पोर्शन कट करके बाहर कर दिया, सब कुछ 3D में है ना, सिलेंड्रिकल भी 3D में है, कॉन भी 3D होता है, तो एक कॉनिकल पोर्शन मैंने कट करके आउट कर दिया। अब जो है वुड कहाँ पर है, तो जहां पर वुड है उस सॉलिड पोर्शन को मैंने शेडेड कर दिया, बाकी ये कॉनिकल बाउल बन गया, एक खाली जगह है ये जो दिख रही है, कट करके जो कट किया है वो कौन कौन था। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, कर्व सरफेस, और मैं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ दिखा दूं तो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर कुछ एंगल है थीटा। अगर मैं किसी व्हीकल को, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखाऊं आपको, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, है ना, बिकॉज दिस इज दी सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट कहाँ होगा, है ना, डाउनवर्ड mg। सही बात है, सही बात है, ओके। अगर व्हीकल, अगर ये बॉडी को आप एज्यूम कर ले व्हीकल है, और ये व्हीकल क्या कर रहा है, इस कॉनिकल वॉल पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझ गए ना, इस कॉनिकल वॉल पर सर्कुलर मोशन चल रहा है, सही बात है, पूरा का पूरा बाउल है और सर्कुलर मोशन कर रहा है।
जैसे आप घर में कोई बाउल समझ लें, उसके अंदर कोई मार्बल ड्रॉप कर दिया आपने, स्फेरिकल ग्लास का होता है मार्बल, और उसको आप शेक कर रहे हैं तो वो घूमने लग जाएगा, स्पीड ज्यादा करोगे तो ऊपर आने लग जाएगा। तो इसी तरह से कोई व्हीकल किसी बैंक्ड रोड पर सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पर्टिकुलर हाइट पर, स्पीड ज्यादा होगी तो इसका सर्कल ऊपर आ जाएगा, है ना। ओके, इस केस में जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, इधर जाएगा या इधर, ऊपर। जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी सर्कल को लीव करने की, सीधी सी बात, जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी सर्कल को लीव करने की। कॉनिकल बाउल है ना, सर्कल को लीव करने की। अब फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन बॉडी को बाहर जाने से रोकता है, फ्रिक्शन सर्कल को लीव करने से रोकता कौन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, पाथ तो हॉरिजॉन्टल ही है ना। रोड थोड़ी सी बैंक्ड है, वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरफ होना चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहे हैं, दो दो मिलकर कर रहे हैं। एक तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, एक जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का भी कुछ कंपोनेंट इधर आता है। कंपोनेंट आते हैं एग्जैक्टली कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, बस उनके कंपोनेंट है। तो देखिए हमने कहा यह एंगल थीटा है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इधर दिखा देता हूँ। ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो गया है, और एक्चुअल में इंक्लाइंड सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स किस किस डायरेक्शन में है वो बड़ा ध्यान से आप देख लें। तो बॉडी पर मतलब व्हीकल पर एक तो है इसका वेट, फोर्स पर ही ध्यान दें, है ना। एक सरफेस का खुद का नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और एफएस या एफ फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बॉडी की टेंडेंसी होगी सर्कल को लीव करने की, लीव करने की, और रोकेगा कौन, अपोजिंग, अपोज कौन करेगा उसका, फ्रिक्शन, है ना। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, थीटा ही होगा ना। पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होता है, सही बात है। तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। चलिए दिस वन थीटा, सही बात है ना, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा वहां वापस थीटा। तो ध्यान दे एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन का इधर एक कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं, तो फोर्स एग्जैक्टली तो नहीं है, उनके कंपोनेंट्स है। तो एक है एन साइन थीटा प्लस दूसरा है एफ कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेफ स्पीड के लिए ये ज्यादा होता है mv² अपॉन आर से, बट मैक्सिमम सेफ स्पीड के केस में ये इक्वल हो जाता है कब, जब v मैक्स हो जाता है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो एक इक्वेशन तो ये इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। तो बैंक्ड रोड पर नॉर्मल रिएक्शन जो होता है उसका एक कंपोनेंट आपको सपोर्ट करता है, और वो जो मौत का कुआं जो कह रहा हूं ना, उसमें तो थीटा बहुत ज्यादा होता है। थीटा ज्यादा होने से ये वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, किसके लिए, mv² अपॉन आर के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो एक इक्वेशन तो ये। दूसरा इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, ये mg है, और यहाँ पर mg को बैलेंस करने वाला कौन होगा, n cos थीटा। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ mg से कौन बैलेंस हो रहा है, या mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा। बस ये दो इक्वेशन होती है, इनको यूज लेकर हम v मैक्स पता कर सकते हैं। तो गाइस थोड़ा याद दिलाओ, n इक्वल टू, चलिए n नहीं, यहाँ पर f इक्वल टू क्या होता है, म्यू n, सही बात, f इक्वल टू म्यू n लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल ठीक है। तो जहां जहां f है यहाँ f है, f के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, म्यू n, और कहीं f नहीं है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड देने का काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए
जब डिवाइड करेंगे तो आएगा v max स्क्वायर अपॉन आर जी, लेफ्ट हैंड साइड, सही है। कौन कैंसिल? मास कैंसिल। यहां पर आप देखें तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कौन कैंसिल हुआ? एन कॉमन आकर कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस टेन प्लस म्यू, सही बात है ना, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। और यहां पर v मैक्स स्क्वायर और ये आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये भी ठीक है, ठीक है ना? या गड़बड़ है कुछ? बट मुझे ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। इसमें n का कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डायग्राम ही इरेज कर दिया। यहाँ पर तो सही है। एक्चुअल में फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन का एक कॉफिशिएंट mg की तरफ भी आता है। फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन, इसका एक कॉफिशिएंट तो आपने कह दिया mg को f cos थीटा, बट उसका दूसरा जो कॉफिशिएंट होता है ना f sin थीटा, वो डायग्राम में नहीं दिखाया। चलो एक डायग्राम और था मेरे पास, इसमें दिखा दिया। तो mg के साथ एक कंपोनेंट और आता है, समझ रहे हैं? mg के साथ एक कंपोनेंट और आता है, तो बस पहले इक्वेशन ही देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट f cos थीटा प्लस mg, ये दोनों किससे बैलेंस हो रहे हैं? वन एंड ओनली n के वर्टिकल कंपोनेंट से, जो क्या था? n sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में तो अकेला ये ऊपर है, बट इस डायरेक्शन में दो दो हैं, mg और फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट, फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट, फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट, बिल्कुल सही, साइन थीटा, है ना? अब देखिए, जो रेशियो हम कर रहे थे ना इक्वेशन को इक्वेशन से, अब उस रेशियो को करने से पहले मुझे इस टर्म को उधर माइनस में पहुंचना पड़ेगा, माइनस एफ साइन थीटा। तो इक्वेशन 2 में चेंज आ गया चेंज। अब डिवाइड करें तो क्या होगा? v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, है ना, f के प्लेस पर जो आप कह रहे हैं ना म्यू एन, ठीक रहेगा। अब डिवाइड करें तो क्या होगा? n कॉमन अगर कैंसिल तो यहाँ होगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, सही है ना? बिल्कुल सही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर देते, साइन थीटा से डिवाइड कर देते। तो साइन थीटा, साइन से करें कॉस से करें? कॉस से डिवाइड करते हैं, हमें अच्छा रहेगा ज्यादा। तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा टेन थीटा प्लस म्यू, कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा, सही है। और ये क्या है? v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, हमने कौन सी टर्म नहीं ली थी? बस फ्रिक्शन फोर्स का वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट नहीं लिया था, जैसे ही वो ले लिया, ट्रांसफर किया, अब डिवाइड किया तो एक्सप्रेशन कंप्लीट है, सब कुछ आ गया है, अब इंक्लूडेड है। तो v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? आर जी ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और अंडर रूट कर लें तो ये आपका एक्सप्रेशन है। मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंक्ड सर्कुलर रोड, इसमें अगर थीटा 0 डिग्री पुट कर देना तो वही एक्सप्रेशन आ जाता है, म्यू आर जी, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री tan 0 0, यही आ जाता है। और थीटा अगर 90 कर दे तो इंफिनिटी होता है ना कुछ। बट तो ये दो एक्सप्रेशन है, ये दो एक्सप्रेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम, आप अपने टेक्स्ट जो नोट्स है उसमें देखना डायग्राम, और फर्स्ट इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देख लो, हॉरिजॉन्टल ही होता है ये। और ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करते हैं? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी, और मैक्सिमम कंडीशन में इक्वल टू आ गया। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में एन साइन थीटा वन एंड ओनली ऊपर है, और नीचे है mg प्लस एफ साइन थीटा। तो mg प्लस एफ साइन थीटा को अकेला n cos थीटा बैलेंस करता है, फिर f साइन थीटा को
अब यहाँ mg और क्या मिल रहा है, इसलिए ट्रांसलेट किया ताकि रेशियो में कोई एरर कैंसिल होता है, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं। चलिए तो आज की क्लास को तो यहाँ स्टॉप करते हैं। ये मैजिक कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एंड करते हैं उसको।